Hello, good morning students. Welcome once again. Let's start our chapter Biomolecules. Okay, तो यहाँ तक हम ऑलरेडी देख चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज आवर लास्ट पीरियड और लास्ट सेशन। ये हमारा आखिरी है आज का, ये जो पीरियड में सेशन है। इसके बाद ये लेसन ख़त्म हो जाएगा और ये लेसन ख़त्म होने के साथ में ये आपका पार्ट सेकंड भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, यू हैव टू रीड इट योर सेल्फ। आप इसको खुद से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का है और ये भी थोड़ा स्किप भी हुआ है कुछ टॉपिक्स, तो आप इनको खुद से रीड कर लेना। एंजाइम्स, ये भी आप खुद से रीड करेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, ये सारे बायो के टॉपिक है। विटामिन्स वगैरह इनको आप खुद से पढ़ें, ठीक। और जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, ये भी आपको खुद से रीडिंग करना है। ओके, ये क्या है कि इनको कुछ टॉपिक्स को स्किप किया है, इसलिए मैं इनको आपको खुद को पढ़ने की बोल रहा हूँ। यहाँ से हम शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, वो है न्यूक्लिक एसिड की कहानी। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? देखो, न्यूक्लिक और एसिड, जो न्यूक्लियस जो होता है ना, सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है, उसका जो उसके अंदर जो एसिड्स होता है वो कौन सा होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी। एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज रिसेंबल इट्स एंसेस्टर इन मेनी वे। आपको पता ही है, हर जनरेशन या हर स्पीशीज अपने एंसेस्टर मतलब पूर्वजों से मिलती जुलती है। हाउ आर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट? ये जो कैरेक्टर होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, ऐसा देखा गया है, द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन। तो लिविंग सेल्स होती हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो इस ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना है, इनहेरिटेंस होता है, या पहले भी देख चुके होंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, बायोलॉजी में। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो कि क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है? दो चीज़ों से, एक होता है प्रोटीन से मिलके बनता है क्रोमोसोम, एंड दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलके आपका क्रोमोसोम बनता है। तो प्रोटीन के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब कुछ, कितने तरह के प्रोटीन है। दूसरा मॉलिक्यूल है आपका न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में अब हमको डिटेल में पढ़ना है। दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। फर्स्ट वन होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। सिंस न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन, देखो ये भी एक लॉन्ग चेन होती है, मैंने आपको बताया था चेन, लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर की। पॉलीमर क्या है? कौन सा पॉलीमर? न्यूक्लियोटाइड्स का। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट होते हैं और आपस में ज्वाइंट होकर बना लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और आपस में एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो, तीसरा, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़कर एक प्रोटीन बनाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ही हम बोलते हैं डीएनए। पॉली मतलब बहुत सारे क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। देखो ये यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, यू कैन सी दिस, जेम्स डेवी वॉटसन। ये आप खुद से पढ़ लेना, कौन है ये वॉटसन एंड क्रिक, जिसने इसका स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो अब हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। ओके, केमिकल कंपोजिशन किस तरह से होता है। तो केमिकल कंपोजिशन, कौन कौन से केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड में? तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं डीएनए का और आरएनए का, मतलब इसका वाटर के साथ में रिएक्शन करा के हम इसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपको एक तो पेंटोज शुगर मिलेगी, शुगर पेंटोज, देखो पेंटोज, ठीक है, पेंटोज शुगर आपको मिलेगी, फास्फोरिक एसिड आपको मिलेगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं बेस। तीन चीज़ें आपको मिलती है डीएनए से, पेंटोज शुगर मिलेगी, फास्फोरिक एसिड मिलेगा और आपको थर्ड मिलता है बेस, जो कि नाइट्रोजन वाले बेस होते हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल में देखें तो शुगर मायोटी, जो शुगर होती है, देखो पेंटोज शुगर है ना, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। कौन सी शुगर होती है इसमें? बीटा D2 डीऑक्सीराइबो। देखो बीटा का मतलब भी बता चुका हूँ मैं, डी का मतलब भी बता चुका हूँ।
2 डीऑक्सी राइबोज वेयर एज इन आरएनए, लेकिन आरएनए की बात करें तो ये होती है बीटा डी राइबोज। देखो दोनों में फ़र्क क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो पेंटोस शुगर है, मतलब इसमें 5 कार्बन की चेन होगी। देखो पेंटोस शुगर है ना, तो इसमें 5 कार्बन चेन होगी, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है इसमें, इसलिए इसको पेंटोस बोला गया। अब ये शुगर है, तो शुगर में देखो ये कार्बन नंबर 1 पे देखो आप हाइड्रोक्साइल ग्रुप अप पोजीशन पर है। जब अप पोजीशन पर होता है ये 1 पोजीशन पर, जब ये OH ग्रुप ऊपर की तरफ होता है तो हम इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। और डी का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले देखना। फिर 2 पोजीशन पे देखो ये OH ग्रुप नीचे, 3rd पोजीशन पे भी OH ग्रुप नीचे, देन 4th पोजीशन पे CH2OH है एंड हाइड्रोजन नीचे की तरफ। ये बीटा डी राइबोज, ये आरएनए वाली है। अब आरएनए वाली शुगर और डीएनए वाली शुगर में फ़र्क सिर्फ ये कार्बन नंबर 2 पर है। देखो कार्बन नंबर 2 को देखोगे तो यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर OH नहीं है। डीऑक्सी, बीटा डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है दूसरे नंबर कार्बन पे, इसलिए इसको बीटा डीऑक्सी बोला गया है, ठीक है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो ये है शुगर का स्ट्रक्चर, ये आरएनए की शुगर का स्ट्रक्चर है, और ये है डीएनए की स्ट्रक्चर का शुगर। कार्बन नंबर 2 पर दोनों में डिफरेंस है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है आरएनए वाली शुगर में, और इसमें आरएनए वाली शुगर में हाइड्रोक्साइल ग्रुप एब्सेंट होता है, दोनों जगह हाइड्रोजन है। बस इतना सा फ़र्क है, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें डीएनए के बेसेस। मैंने आपको बताया था एक तो पेंटोस शुगर होती है, बेस होता है, और फास्फोरिक एसिड होता है। तो फास्फोरिक एसिड से तो आप परिचित होंगे, इसे PO4, ठीक है। फास्फोरिक एसिड क्या होता है, ये PO4 और 3- ये फास्फोरिक एसिड होता है। तो देखो डीएनए में 4 बेस होते हैं। कौन कौन से बेस आपको पता ही है? बेस किसको बोलते हैं हम? एसिड बेस। तो ये बेस है, एक एडिनिन होता है शॉर्टकट में A, ग्वानिन G, साइटोसिन C एंड थाइमिन T। आरएनए आल्सो कंटेन 4 बेस। आरएनए में भी 4 बेस होते हैं। ये जो फर्स्ट 3 बेस है एडिनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये तो दोनों में सेम होते हैं। बाकी जो चौथा बेस है थाइमिन, थाइमिन की जगह पर इसमें होगा यूरेसिल, बस इतना सा फ़र्क है। तो 3 बेस तो सेम होंगे डीएनए और आरएनए दोनों में। इसमें एडिनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। तो ये इनका स्ट्रक्चर भी दे रखा है। ये एडिनिन क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं सारे। देखो एडिनिन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये देखो ये स्ट्रक्चर, ये NH2 ग्रुप। फिर ग्वानिन का ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसमें NH2 ग्रुप है, इसमें देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है एंड NH2 ग्रुप है, ठीक है। ये वाला हिस्सा तो सेम है, ये वाला इधर, ये वाला इसमें भी सेम है। इधर ये NH2 ग्रुप है, इसमें NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है और NH2 ग्रुप है। ग्वानिन और एडिनिन में डिफरेंस है। प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 तरह के बेस होते हैं, ठीक है। ये है आपका प्यूरिन वाला बेस, ये है आपका पिरिमिडिन वाला बेस, ठीक। ये देखो साइटोसिन का स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ सिंगल ये है चेन है 6 मेंबर की, अमीनो ग्रुप, फिर नाइट्रोजन, कार्बोनाइल ग्रुप एंड फिर अमोन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, इस तरह से देख सकते हो आप। फिर थाइमिन में आप देखोगे तो कार्बोनाइल ग्रुप, फिर NH ग्रुप, फिर कार्बोनाइल ग्रुप, फिर NH ग्रुप, तो कार्बोनाइल NH, कार्बोनाइल NH, फिर CH, फिर ये C and CH3, इस तरह से ये डबल बॉन्ड की भी पोजीशन, यानी कि यूरेसिल में देखो कार्बोनाइल ग्रुप, NH ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, NH ग्रुप, ये दोनों सेम है। यहाँ पर ये CH3 है, इसमें CH3 नहीं है। अब ये हमने देखे बेसिस कितने तरह के होते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब देखो ये है आपकी शुगर, ये है हमने कौन सी शुगर ली है, ये राइबोस शुगर ली है ये, ठीक है। कौन सी शुगर है ये? राइबोस शुगर। तो ये देखो, ये नंबरिंग देखो, ये कार्बन नंबर 1 देखोगे आप, ये कार्बन नंबर 1 देखो, फिर 2 3 4। कार्बन नंबर 1 पे देखो 1 पोजीशन पे क्या था आपके, OH ग्रुप था ना ऊपर की तरह। अभी OH ग्रुप की जगह पर यहाँ पे बेस अटैच हो जाएगा। ये बेस कौन सा? ये वाले बेस, ये जो बेस अभी बताया ना, इन 1 2 3 4 5 बेसेस की में से कोई सा भी एक बेस यहाँ पे इस 1 पोजीशन पे अटैच होता है। अब आप ये 5th पोजीशन देखो, तो जब ये 1 पोजीशन पे बेस अटैच हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये A वाला जो है ना, ये न्यूक्लियोसाइड है। तो जब ये जो शुगर आपको दिख रही है, इस शुगर में अगर 1 पोजीशन पे अगर बेस अटैच हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब ये 5th पोजीशन आप देखो, ये 5th पोजीशन पे जो कार्बन है, अगर ये 5th पोजीशन पे यहाँ पर ये PO4 ग्रुप अटैच हो जाए, ये OH की जगह पर
यहाँ पर ये PO4 ग्रुप आ जाए, PO4, ये देखो फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन माइनस, फिर फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर ये, तो ये फास्फोरस 5th पोजीशन पे अगर ये फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए तो शुगर, बेस एंड फास्फोरिक एसिड, इन तीनों को एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एक बार और देख लो, 1 पोजीशन पे अगर बेस अटैच हो जाता है, इन पांचों बेस में से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, इन पांचों बेस में से कोई सा भी एक बेस अगर अटैच है तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब 5th पोजीशन पे फास्फोरिक एसिड भी अटैच हो जाए शुगर के साथ में तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक, when nucleoside is linked to phosphoric acid at 5 position of sugar moiety we get a nucleotide। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, ये है एक न्यूक्लियोटाइड। मैंने बोला कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन हो, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, पांचवें से, छठे से, जैसे लाखों न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ये तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, इससे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंक होती है उसको हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। कौन सी लिंकेज होती है? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब वो लिंक कहाँ होती है? कार्बन नंबर 3rd पर होती है और कार्बन नंबर 5th पर होती है। अभी मैं बताता हूँ आपको एक डाइन्यूक्लियोटाइड बताता हूँ। ये देखो, सी दिस, ये है आपका एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। बेस, दिस इज शुगर एंड दिस इज फास्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये देखो, ये 1 पोजीशन पर तो है आपका बेस और ये 5th पोजीशन पर है आपका फास्फोरिक एसिड, और ये पोजीशन नंबर 3rd, ये 1 कार्बन, ये 2 और ये 3rd पोजीशन। उसी तरीके से ये भी सेम टू सेम है, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड और एक ये न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों आपस में जॉइंट होंगे और दोनों मिलके बनाएंगे डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बना है आप इसको देखो, ये देखो, ये 3rd पोजीशन है, ये है 5th पोजीशन, तो ये 5th, ये 3rd पोजीशन है, इसकी 3rd पोजीशन। ओके, देखो, ये 3rd पोजीशन पे जो OH ग्रुप है और ये जो 5th पोजीशन पे जो फास्फेट ग्रुप है, ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाएंगे। ये फास्फेट ग्रुप और ये OH ग्रुप आपस में जॉइंट हो जाएंगे। ये जॉइंट होंगे कुछ इस तरह से, ये 3rd पोजीशन से जॉइंट होगा और ये 5th पोजीशन से जॉइंट होगा। तो ये देखो, ये इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों आपस में जॉइंट हो गए। इसको हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको हम? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब ये देखो, ये वाला जो फिफ्थ वाला कार्बन है, ये 5th एंड ऑफ द चेन है, ये 5th एंड कहलाएगा। जैसे 5 लिखा रहता है ना, कभी आपने बायोलॉजी में देखा होगा तो वहाँ पे 5 लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, फिर नीचे की तरफ 3 लिखा रहता है, 5। तो ये जो 5th, इसका मतलब है कि 5वें नंबर वाला कार्बन है ये। ठीक है, तो ये 5th एंड कहलाएगा। और इसके नीचे वाला ये जो एंड है, ये देखो, ये OH ग्रुप, ये 3rd वाला एंड है। तो 5 वाला एंड के नीचे की तरफ 3rd वाला एंड होता है। ठीक है, तो ये है आपका डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जॉइंट होगा और एक पूरी पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बना लेंगे। तो एक चेन बन जाएगी, फिर उसके अपोजिट दूसरी चेन होगी, तो 2 चेन आपस में जुड़ी रहेंगी। ठीक है, वो 2 चेन कैसे जुड़ती हैं उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ये सिंप्लीफाइड वर्जन दे रहे, देखो, शुगर है, शुगर से बेस जुड़ेगा, देन फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर, फिर बेस, फिर फॉस्फेट शुगर बेस, ये आपस में जुड़ के एक चेन बना लेते हैं। तो ये आपका एक DNA का देखो, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, जैसे शुगर है, फिर बेस है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, बेस है, ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इसका न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, जिसको जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बताया, जिसको डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA बोला गया। डबल स्ट्रैंड का मतलब क्या है? जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन हो, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। देखो, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन तो ये है और दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन ये है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन को ही डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर बोला गया। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन, ये देखो, ये 3 एंड है ना, ये 3 एंड मतलब वो शुगर वाला एंड है, ये जो भी मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये 3rd वाला एंड है ये, और ये जो 5th वाला एंड है, ये वाला एंड है वो, ये 5th वाला एंड है, ये है ना। तो 5th एंड के अपोजिट 3rd एंड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको अपोजिट पोलैरिटी बोलते हैं। इधर जब आप नीचे देखोगे तो ये जो 5th एंड है, 5th एंड के
नीचे थर्ड एंड होगा और थर्ड एंड के नीचे फिफ्थ एंड होगा। तो ठीक है, ये इस तरह से एंड आते हैं इसके। ये एंड कहाँ से आए हैं? शुगर वाले एंड। अब देखो इस शुगर एंड से ये बेस भी जुड़ा हुआ है, ये वाला बेस। मान लो ये ग्वानिन है, तो ग्वानिन के अपोजिट जो बेस होगा वो साइटोसिन होगा। ये देखो, ये ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन होगा। ग्वानिन के अपोजिट, ये दिख रहा है आपको, ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन। और इनके बीच में एक ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो। ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन होगा और एडेनिन के अपोजिट थाइमिन होगा, और इन दोनों में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। थाइमिन के अपोजिट एडेनिन होगा, फिर एडेनिन के अपोजिट थाइमिन होगा। ये अपोजिट इसमें पोलैरिटी चलती है। ये दोनों, इसी को हम डबल हेलिक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो ये बेस जो हैं, जैसे ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन ही होगा और एडेनिन के अपोजिट थाइमिन होगा। आप एडेनिन के अपोजिट साइटोसिन नहीं कर सकते, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका फिफ्थ एंड, फिफ्थ एंड के अपोजिट थर्ड एंड, और फिफ्थ एंड नीचे की तरफ भी फिफ्थ एंड के अपोजिट थर्ड एंड। अब ये जो चेन आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो लाइन आ रही है ना, ये शुगर है। शुगर और इसमें है फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट, ये है। ये एक्चुअली ये ऐसा है, ये जो मैंने आपको बताया ना डाई न्यूक्लियोटाइड, ये जो चेन दिख रही है ना, एक्चुअली ऐसी है जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो। अब आप देखो, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? देखो, द टू स्ट्रैंड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन होगा, ये इसका अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ग्वानिन का अपोजिट साइटोसिन ही होता है, एडेनिन का अपोजिट थाइमिन होता है। इसी को हम कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अगर अब हम आरएनए की बात करें, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, अगर हम आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सेम ही, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। हेलिसेस आर प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें हेलिक्स होगा लेकिन इसमें एक ही चेन होगी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक सिंगल चेन होती है, और कभी कभी क्या होता है, फोल्ड बैक, ये खुद में ही फोल्ड हो जाती है और डबल हेलिक्स भी बना लेती है कभी कभी। आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 तरह के आरएनए होता है और इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। दे आर नेम्ड एज मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए को हम शॉर्टकट में एमआरएनए बोलते हैं। राइबोसोमल आरएनए जिसको आरआरएनए, एंड ट्रांसफर आरएनए जिसको हम टीआरएनए बोलते हैं। ये वाला जो है आपने बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा, पूरा फुल डिटेल में उसमें दे रखा है। हमारे इसमें तो सिर्फ स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है, मेनली स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ही होता है। बायोलॉजी में आपने देखा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें फुल डिटेल में दे रखा है, ठीक है, वहाँ से आरएनए के बारे में और ये सब कुछ, ठीक। ये है, तो ये था आपका पूरा के पूरा स्ट्रक्चर आरएनए और डीएनए का। हरगोविंद खुराना के बारे में पढ़ लें, कौन थे ये। एक है अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी बायोलॉजी का चैप्टर था। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक फिंगरप्रिंट, आपको पता है हर आदमी का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। दिस अकर एट द टिप्स ऑफ द फिंगर, ये हमारा जो टिप होता है यहाँ पर होता है। ये लॉन्ग टाइम बट दिस कैन बी अल्टर्ड बाय सर्जरी, लेकिन ये यूनिक होता है लेकिन इसको सर्जरी के थ्रू बदला जा सकता है। ये जो उंगलियों के फिंगरप्रिंट है इनको चेंज कर सकते हैं हम सर्जरी के ऑपरेशन करवा के। तो एक सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन डीएनए इज आल्सो यूनिक। ये जो डीएनए का ये जो बेस का सीक्वेंस होता है, जैसे ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, ये पूरा सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस हर आदमी का एक यूनिक होता है। एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। इट इज सेम फॉर एवरी सेल, ये हर सेल के लिए सेम होता है। एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी नॉन ट्रीटमेंट, और इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? इन फॉरेंसिक लेबोरेटरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी पहचान करने में। टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल, माँ बाप का पता लगाने में। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडी किसकी है उसका पता लगाने में, एक्सीडेंट से हो गई है या किसी और तरीके से। डीएनए ऑफ पेरेंट और चिल्ड्रन। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप, टू रिराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए भी। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिक ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ए डीएनए मॉलिक्यूल इज केपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, डीएनए में सेल्फ डुप्लीकेशन होता है जिसको हम रिप्लीकेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन एन आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड आर ट्रांसफर टू डॉटर सेल। ये सब बायोलॉजी का है, आप पढ़ ही चुके होंगे ऑलरेडी।
अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज टू प्रोटीन सिंथेसाइज। देखो न्यूक्लिक एसिड का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में आपने भी ये भी बायोलॉजी में देखा होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, कभी आप बोलोगे तो वो भी डिटेल में समझा दूंगा, बाकी अभी फिलहाल इतना ही। एक्चुअली द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन किससे बनता है, आरएनए मॉलिक्यूल। देखो डीएनए जो होता है, डीएनए के थ्रू आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है, फिर आरएनए के थ्रू प्रोटीन बनता है ना। ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। अब देखो ये द मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में ये सारी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है। तो आप प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करता है, आरएनए सिंथेसाइज करता है, लेकिन ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल ओवर दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपका क्लोज हुआ और आई थिंक कि ये जो हमारा पार्ट सेकंड है ये भी क्लोज हुआ आज से ही। कल से अब हम हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। तो जो पढ़ाया आप इनकी सारी वीडियो को देख लें और जहाँ जहाँ डाउट्स है वो मुझसे पूछें, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, पुराने क्वेश्चन देख लें एक बार। ओके, बाय बाय, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।